हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द वर्क्स ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड देखिए विक्टोरियन राइटर है, तो इनके बारे में हम पहले भी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने मैथ्यू आर्नोल्ड के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में पढ़ा था। और देखिए उसके अलावा जितने भी वर्क्स हैं आज हम उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर, वो क्या कहता है, मैथ्यू आर्नोल्ड्स पोएम डिजायर। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है इनकी मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम डिजायर। रिटन इन, तो ये कब लिखी गई थी, तो इसकी पब्लिकेशन डेट हमें पता होना चाहिए। तो इसकी पब्लिकेशन डेट हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए है 1830, ऑप्शन बी है 1849 एंड सी है 1865 एंड डी है 1850। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1849 में ये पोएम पब्लिश हुई थी डिज़ायर। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम मार्गरेट कंटिन्यूड 1852। तो देखिए इसकी पब्लिकेशन डेट पता होनी चाहिए। मार्गरेट कंटिन्यूड, इसकी 1852 में पब्लिकेशन डेट है, 1852 में इसको पब्लिश किया गया था। आर्नोल्ड कंपेयर्स ह्यूमन्स टू, इस पोइम के अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड ह्यूमन्स को यानी ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को किसके साथ कंपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए ये किसके साथ करते हैं, ऑप्शन ए है रिवर के साथ, ऑप्शन बी है माउंटेन किसी पर्वत के साथ, ऑप्शन सी है एन आइलैंड एक द्वीप के साथ, अ डेविल एक राक्षस के साथ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, एक द्वीप के साथ तुलना करते हैं इंसानों की मैथ्यू आर्नोल्ड किस पोएम के अंदर, मार्गरेट कंटिन्यूड 1852 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड है, द पोएम कॉन्सलेशन 1852। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉन्सलेशन है जो 1852 में ये पब्लिश हुई थी। शोज द इफेक्ट ऑफ, तो ये पोएम है जो कॉन्सलेशन, ये किस चीज़ का इफेक्ट दिखाती है, तो किस चीज़ का प्रभाव दिखाती है इस पोएम में, किसके प्रभाव की बात की गई है। सारी पोएम इसी इफेक्ट पर बेस्ड है। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन स्लोथफुलनेस एंड नेवर वर्किंग। क्या ये आलस, स्लोथफुलनेस क्या होता है, आलसपन, क्या ये आलसी होने का, कि कोई व्यक्ति आलसी है उसके बारे में बताती है जो कभी काम नहीं करता। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बी ऑप्शन है क्रूएलनेस टुवर्ड्स ओल्ड पीपल, क्या ये बूढ़े लोगों के लिए हमारी निर्दयता को दिखाती है, तो ये भी रॉन्ग है। सी है टाइम एंड इट्स रूथलेसनेस, ये हमें बताती है पोइम समय के बारे में और इसकी निर्दयता के बारे में, कठोरता के बारे में, कि कैसे समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, ये नेवर एंडिंग है, ये हमेशा अपने समय पर चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए टू लव मेकिंग लवर्स है, यानी दो लवर्स के दिखाए गए हैं, एक लवर और उसकी बिलव्ड, जो लव मेकिंग में है, जो प्यार का एक सीन क्रिएट किया गया है इस पोइम के अंदर। और ये क्या चाहते हैं कि समय कभी ख़त्म ना हो, पर समय क्या होता है, समय कभी भी थमता नहीं है किसी के लिए, कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेस्टिनी एंड पावर, ये इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम द स्कॉलर जिप्सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पोएम, 1853 में पब्लिश हुई थी ये कॉन्सलेशन के बाद। द स्पीकर रीड्स बुक, तो इस पोएम के अंदर द स्कॉलर जिप्सी के अंदर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो स्टोरी को सुना रहा है, वो एक किताब पढ़ रहा है, एक बुक को रीड कर रहा है, विच टेल्स अ फेमस स्टोरी, जो एक बहुत ही फेमस स्टोरी बताता है, अबाउट एन इम्पवरिश्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। तो ये देखिए ये बुक है जो ये किसकी स्टोरी बताती है, एक इम्पवरिश्ड कौन होता है, जो गरीब होता है, वेरी पुअर। तो एक वेरी पुअर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है, उसकी स्टोरी बताता है। तो इसमें जो बुक है वो किसके बारे में है। इन द पोइम द स्कॉलर जिप्सी द स्पीकर रीड्स अ बुक विच टेल्स अ फेमस स्टोरी अबाउट एन इम्पवरिश्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। तो ये स्टोरी किसकी है, एक गरीब ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की है। उसका नाम क्या है, किसके बारे में स्टोरी है, ये कौन है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अ ब्लैक शिप, क्या वो एक
ब्लैक शिप है तो वो नहीं है। फ्रैंक लेविस्टर रॉन्ग है। जोसेफ ग्लैनविल ये इसका करेक्ट आंसर है, बट इसको नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। जोसेफ ग्लैनविल है जो इस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का नाम है जो बहुत ज़्यादा गरीब है और इसके बारे में ही स्कॉलर जिप्सी की स्टोरी चलती है। नेक्स्ट देखिए, जोसेफ ग्लैनविल लीव्स हिज स्टडी टू। अब जो ये जोसेफ ग्लैनविल है जो ये ग्लैनविल क्या करता है आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ये बहुत गरीब है। इसका इंटरेस्ट स्टडी से ज़्यादा किस में है, तो वो है, नाम ही क्या है हमारी पोइम का, द स्कॉलर जिप्सीज। तो ये जिप्सी होती है जो इनमें इंटरेस्ट है इसका। तो ये क्या करता है, अपनी स्टडी को छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है। ऑप्शन ए दिया है, गेट अ गुड जॉब टू मेक बोथ हैंड्स मीट। क्या ये एक अच्छी जॉब पाना चाहता था ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, अपना इतना गुजारा कर सके कि उसे कुछ खाने को मिल जाए, अपना गुजारा कर सके। तो क्या वो इसलिए स्टडी छोड़ता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। वो कमाने के लिए स्टडी नहीं छोड़ता। बी ऑप्शन है, टू मैरी अ फेमस डॉक्टर, वो एक फेमस डॉक्टर से मैरिज करना चाहता है इसलिए, तो ये भी रॉन्ग है। सी है, टू जॉइन अ बैंड ऑफ जिप्सीज एंड डी है, टू जॉइन हिज फ्रेंड इन यूरोप। क्या वो अपने फ्रेंड को यूरोप में ज्वाइन करना चाहता है, तो नहीं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, टू जॉइन अ बैंड ऑफ जिप्सीज। एक जिप्सीज की बैंड को ज्वाइन करने के लिए वो क्या करता है, अपनी स्टडी को लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नोल्ड्स थीसिस इज अबाउट हिज फ्रेंड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक और पोइम लिखी, थीसिस। थीसिस है जो, ये देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड थे जो उनका एक फ्रेंड था, उसका नाम क्या था, उसका नेम बताना है हमें, जो किसका करैक्टर प्ले कर रहा है इस पोइम के अंदर, वो है थीसिस का। तो इसका नाम क्या है, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड का फ्रेंड जो थीसिस पोइम के अंदर रोल प्ले करता है, उस फ्रेंड का नाम बताना है। रियल में वो फ्रेंड कौन था जिसने थीसिस का रोल किया है, थीसिस करैक्टर है जो। तो ए है टेनिसन, रॉन्ग। हेनरी विलियम, रॉन्ग। आर्थर ह्यू क्ला एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग भी रॉन्ग है। आर्थर ह्यू क्ला ये क्या था, मैथ्यू आर्नोल्ड का फ्रेंड था और इस पर ही ये पोइम इनकी लिखी गई है, थीसिस। नेक्स्ट देखिए, थीसिस वाज डिफीटेड इन अ सिंगिंग बैटल। तो थीसिस है जो ये सिंगिंग बैटल में, यानी कि एक गीत गाने की प्रतियोगिता होती है, एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है। तो इस झगड़े के अंदर, इस लड़ाई के अंदर सिंगिंग सॉन्ग का कंपटीशन है जो, इसमें थीसिस है जो वो डिफीट हो जाता है, हार जाता है। तो थीसिस कौन था वास्तव में, भी मैंने बताया, आर्थर ह्यू क्लो। तो ये थीसिस था वास्तव में, कौन था ये, आर्नोल्ड का फ्रेंड था। अब देखिए, ये थीसिस है जो आर्थर ह्यू क्लो, ये सिंगिंग बैटल में एक्चुअल में रियल लाइफ में किससे हारा था, तो वो आर्नोल्ड से हारा था। आर्नोल्ड करैक्टर कौन है अब इस थीसिस पोइम के अंदर जिससे ये हारता है, ए दिया है ऑप्शन, प्रोस्परिन। तो ये हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग। सिसिलियन, रॉन्ग। हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखिए, कोरिडन, कोरिडन क्या है, आर्नोल्ड है जो इसने अपने आप को कोरिडोन का नाम दिया है थीसिस पोइम के अंदर। थीसिस कौन है, आर्नोल्ड का फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लो, एंड ये सिंगिंग बैटल में किससे हारता है, कोरिडोन से, जो कौन है एक्चुअल में आर्नोल्ड खुद हो सकता है पोइम में वो। नेक्स्ट देखिए, व्हेन थीसिस विजिटेड इनटू सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब देखिए, द स्कॉलर जिप्सी है जो, उस स्कॉलर जिप में जो इम्पावरिस्ड, उस स्कॉलर जिप्सी में जो इम्पावरिस्ड स्टूडेंट था जिसका नाम हमने देखा था, कौन था वो, आर्थर ह्यू क्लो। तो देखिए, उस स्कॉलर जिप्सी में जो हमारा हीरो था स्कॉलर जिप्सी के अंदर, थीसिस, वो थीसिस था, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट थीसिस था। अब ये सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड काफ़ी सालों के बाद सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में आता है, यानी जहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसी नगर में आता है ये। एंड ही लैमेंट्स टू, और उसे किस बात का पछतावा होता है, जब वो
थायरसिस है जो सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में आता है तो उसे पछतावा होता है किस बात का? टू लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, कि उसने अपने खास मित्र को खो दिया था, ये रॉन्ग है। चेंज ऑफ पेस्ट्रल ब्यूटी, सी हिज मदर इज नॉट देयर, कि उसकी मदर थी जो वहाँ पर नहीं थी अब, यानी ऑक्सफोर्ड की जो सिटी थी वहाँ पर अब थायरसिस की मदर नहीं रहती थी, तो ये रॉन्ग है। नन ऑफ दीज, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन इसका बी है करेक्ट आंसर। चेंज ऑफ पेस्ट्रल ब्यूटी, कि वहाँ पेस्ट्रल क्या होता है? रूरल लाइफ, जो एक ग्रामीण जिंदगी होती है। ग्रामीण ब्यूटी, सुंदरता थी, गांव की सुंदरता थी, वो अब चेंज हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर आ चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जिसमें इंडस्ट्रीज आ जाती है, उद्योगीकरण हो जाता है, उद्योग आ जाते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आर्नोल्ड्स पोएम डबर बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है, इसको आपको एक एक लाइन में पढ़ना चाहिए। डबर बीच, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और सेकंड एक और पोएम बता देती हूँ, एक तो डबर बीच की लाइंस कई बार पूछी जाती है डायरेक्ट एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। और एक और जो पोएम है इनकी वो है द स्कॉलर जिप्सी, और एक है सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आर्नोल्ड्स पोएम डबर बीच पब्लिश्ड इन 1867। तो ये डबर बीच पोएम है जो ये 1867 में पब्लिश हुई थी। डील्स विद, तो ये किस चीज़ के साथ डील करती है, यानी इसका थीम है, जो इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन ए है द रोमांटिक एज प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ, कि जो रोमांटिक एज थी उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि लोगों का जो विश्वास है वो ख़त्म हो चुका था भगवान पर से। लॉस ऑफ फेथ, भगवान पर से विश्वास गायब हो चुका था। द जैकोबियन एज प्रॉब्लम, क्या वो जैकोबियन एज की प्रॉब्लम थी कि जैकोबियन एज में लोगों ने भगवान को छोड़ दिया था मानना? सी ऑप्शन है द विक्टोरियन प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ, डी है द अमेरिकन प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ, तो ये रॉन्ग है। सी आएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको यहाँ पर एक हिंट देती हूँ मैं, विक्टोरियन प्रॉब्लम की बात क्यों करेगा आर्नोल्ड? क्योंकि ये विक्टोरियन एरा का है, विक्टोरियन एज का पोइट है आर्नोल्ड। तो इससे ही देखकर पता चल जाता है कि आर्नोल्ड अगर मैथ्यू आर्नोल्ड अगर विक्टोरियन एज से बिलोंग करता था, उससे संबंधित था, तो क्या होगा वहाँ पर विक्टोरियन प्रॉब्लम की ही बात करेगा। तो विक्टोरियन एज में जो लोगों ने भगवान पर से, चर्च से विश्वास को ख़त्म कर लिया था, छोड़ दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे थे, औद्योगिकरण की तरफ लोग जा रहे थे, तो इसलिए लोगों का विश्वास है जो मशीनरी की तरफ था, साइंस की तरफ था, और लोगों ने भगवान में अपने विश्वास को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस बात पर दुख प्रकट करते हैं, लैमेंट दिखाते हैं, अपना पछतावा दिखाते हैं आर्नोल्ड डबर बीच पोएम के अंदर। और थीम क्या है यहाँ पर? इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन है सोहराब एंड रुस्तम, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है, इसका लाइन बाय लाइन आपको करना चाहिए ये वर्क। ये पोइम है जो ये एक नरेटिव पोइम है, इन विच द हीरो, जो हीरो है इस पोइम के अंदर, जिसका नाम क्या होता है? रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम में जो हीरो है रुस्तम, किल्स हिज ओन लॉन्ग लॉस्ट सन, उसका बेटा है जिसका नाम है सोहराब। ये देखिए उसका लॉन्ग लॉस्ट सन है सोहराब, उसे वो एक सिंगल कॉम्बैट में, कॉम्बैट क्या होता है? एक संघर्ष होता है, द्वंद्व जिसको बोला जाता है, यानी दो व्यक्ति आपस में जब लड़ाई करते हैं, पूरी सेना आपस में नहीं लड़ती, केवल सेना से एक व्यक्ति ले लिया जाता है और दूसरी तरफ की जो आर्मी होती है वहाँ से एक व्यक्ति ले लिया जाता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक कॉम्बैट करते हैं। वो इज़ द हीरो ऑफ द पोइम, तो इस पोइम के अंदर का हीरो बताना है, वो है कौन? तो आपको देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक दिखी होगी, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है? सोहराब एंड रुस्तम की स्टोरी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूँगी। सोहराब एंड रुस्तम स्टोरी में क्या है? सोहराब तो सन है और रुस्तम क्या है? फादर। तो ये फादर क्या करता है, रुस्तम क्या करता है? एक लड़ाई लड़ने के लिए, अपने राज्य को संभालने के लिए चला जाता है, अपने किंगडम को संभालने के लिए, और अपनी वाइफ को छोड़कर, जो कि एक राजा की बेटी होती है, उसको छोड़कर वो अपने राज्य को संभालने चला जाता है। और उसके बाद, उसके जाने के बाद, क्योंकि रुस्तम की शादी हो चुकी होती है उस राजा की बेटी के साथ और वो प्रेग्नेंट है, तो इसका बेटा है जो सोहराब, ये
पैदा नहीं हुआ होता, उस वक्त तक इसका बर्थ नहीं हुआ होता, पहले ही ये रुस्तम उसे छोड़कर चला जाता है और अपनी वाइफ को एक ताबीज़ देकर जाता है, एक एंकलेट देकर जाता है कि अगर लड़की हुई तो उसके बालों में उसको लगा देना, और अगर लड़का होता है, उसका बेटा होता है, तो वो क्या करे, उसकी कलाई में उसको बांध देना। तो वैसे ही उसकी वाइफ क्या करती है, रुस्तम के जाने के बाद रुस्तम लौट नहीं पाता, कहाँ पर, सोहराब की मदर के पास, यानी कि अपनी वाइफ के पास वो लौट कर नहीं आ पाता है। तो जो उसका एंकलेट होता है, सोहराब पैदा होता है तो उसके हाथ में डाल दिया जाता है उसकी मदर के द्वारा। और अब एक युद्ध होता है। सोहराब की एक इच्छा थी कि वो अपने फादर जैसा शक्तिशाली बने, पावरफुल बने। उसका फादर क्या था, सभी को हरा सकता था, इतना पावरफुल था वो। तो सोहराब की इच्छा थी कि वो रुस्तम जैसा बने। पर होता क्या है, अब ये लॉन्ग लॉस्ट सन है सोहराब, यानी कि काफ़ी साल पहले ही वो आपस में गुम हो चुके थे, मिल नहीं रहे थे। तो क्या था, अब सोहराब अपने पिता को ढूंढ रहा था कि मेरा फादर कहाँ पर है। उसी बीच क्या होता है कि युद्ध आता है जिसमें रुस्तम और सोहराब का आमना सामना होता है। दोनों ही अपनी अपनी आर्मी के जो एक योद्धा के रूप में क्या करते हैं, वो लड़ाई करते हैं, आपस में कॉम्बैट करते हैं। तभी क्या होता है, जो ये रुस्तम है, ऑप्शन में रुस्तम नहीं लिखा मैंने, गलती से सोहराब लिख दिया है, तो यहाँ पर रुस्तम आएगा। तो रुस्तम है जो हीरो है इस स्टोरी का, वो क्या करता है, बाय मिस्टेक अपने ही बेटे सोहराब को इस कॉम्बैट में मार देता है। और उसे पता कब चलता है कि ये मेरा ही बेटा है, जब वो उसके हाथ में वो ताबीज़ देखता है सोहराब के हाथ में। अब सोहराब की इच्छा होती है कि वो क्या करे, रुस्तम उसको अपने हाथों से क्या करे, दफनाए। नेक्स्ट देखिए, 11th क्वेश्चन है, इन द पोएम डवर विच। अब डवर विच पोएम की बात है, इन विच द स्पीकर आर्नोल्ड हिमसेल्फ। इस पोएम के अंदर शायद जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो स्टोरी को बोल रहा है, स्टोरी में बोल रहा है, जो वो आर्नोल्ड खुद हो सकता है। क्योंकि देखिए आर्नोल्ड अपनी वाइफ के साथ डवर बीच पर गया था, तो उसी वक्त शायद इसने ये पोएम लिखी थी। तो डवर बीच में जो स्पीकर है एंड हिज वाइफ, और उसकी खुद की पत्नी है, जो आर स्टैंडिंग बाय द विंडो, वे एक विंडो के पास खड़े हुए थे। एंड लुकिंग टूवर्ड्स द डवर बीच, और किसकी तरफ देख रहे थे, डवर बीच की तरफ। वेयर इज़ द डवर रीजन इज़ लोकेटेड। तो एक्चुअल में जो ये डवर क्षेत्र है, ये डवर का जो रीजन है, ये क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है हमें, किस जगह पर है वो। तो ए ऑप्शन है साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर किया है ये साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड, नॉर्थ सदर्न इंग्लैंड, साउथ नदर्न इंग्लैंड। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में ये डवर नाम का एक बीच है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच आर्नोल्ड्स पोइम डिमॉन्स्ट्रेट्स आर्नोल्ड्स रिगार्ड फॉर हिज फादर। आर्नोल्ड किस पोइम के अंदर अपने पिता के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करता है, तो उस पोइम का नाम हमें बताना है। पोइम ए है डवर बीच, सेकंड है द स्कॉलर जिप्सी, सी है थर्सिस, एंड द फोर्थ वन इज रग्वी चैपल। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ये देखिए एक स्कूल का नाम था जिसमें आर्नोल्ड भी कुछ समय के आर्नोल्ड ने भी कुछ समय के लिए स्टडी की थी, रग्वी चैपल में। तो इसके फादर यहाँ पर हेडमास्टर थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे इनके फादर भी, थॉमस आर्नोल्ड जिनका नाम था। तो रग्वी चैपल में इन्होंने अपने फादर को सम्मान दिया है। तो ये एक पोएम है इनके आर्नोल्ड के द्वारा रिटन, जिसमें अपने फादर को वो रिगार्ड देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन हिज क्रिटिकल वर्क कल्चर एंड अनार्की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, ये वर्क आपको जरूर करना चाहिए, कल्चर एंड अनार्की। इसमें से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो कल्चर एंड अनार्की में आर्नोल्ड हैज डिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। तो आर्नोल्ड ने ह्यूमन सोसाइटी को, यानी कि जो मानवीय समाज है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 2 मेन क्लासेस। क्या उन्होंने 2 विभिन्न वर्गों में बांटा है ह्यूमन सोसाइटी को, जिनके नाम है बारबेरियन एंड फिलिस्टीन्स। बी है 3 क्लासेस में, नाम है बारबेरियन, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस। सी है 4 क्लासेस। तो क्या उन्होंने 4 वर्गों में बांटा है ह्यूमन सोसाइटी को, जिनके नाम है बारबेरियन, फिलिस्टीन्स, पॉपुलेस एंड पीसफुल। एंड D1 है नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी,
जो आर्नोल्ड हैं उन्होंने अपने क्रिटिकल वर्क जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल्चर एंड अनार्की, इसमें ह्यूमन सोसाइटी को 3 भागों में बांटा है जिनके नाम है बारबेरियन, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, द बारबेरियन क्लास रिप्रेजेंट्स। अब देखिए जो 3 क्लासेस है जो ह्यूमन सोसाइटी की आर्नोल्ड के द्वारा बनाई हुई कल्चर एंड अनार्की में, वो हमारी कौन कौन थी? बारबेरियन, नेक्स्ट थी द फिलिस्टीन एंड द थर्ड वन वॉज पॉपुलेस। अब देखिए इसमें बारबेरियंस है जो वो क्लास किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वो किसको दिखाती है? क्या वो गरीब लोगों को दिखाती है ये फर्स्ट क्लास? तो ये रॉन्ग है। क्या वो कॉमेडियंस को दिखाती है जो कॉमेडी करते हैं? क्लाउन्स को दिखाती है? तो नो। थर्ड है द अरिस्टोक्रेट्स। क्या वो अमीर लोगों को दिखाती है? फोर्थ वन द मिडिल क्लास। क्या वो मध्यम वर्गीय लोगों को दिखाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। इसमें शाही लोग थे। बारबेरियंस क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि ये जो आम पब्लिक थी, गरीब थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो वर्किंग क्लास के थे, यानी जो फैक्ट्रियों में काम करते थे विक्टोरियन एरा में, उन सभी का शोषण करते थे, उन पर अपना हुक्म चलाते थे, उनके प्रति निर्दयी थे और वो अपने आप तक ही सीमित थे, तो वे बारबेरियन कहे गए हैं, अरिस्टोक्रेट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेकंड क्लास की बात की गई है। अब द फिलिस्टीन्स क्लास रिप्रेजेंट्स। जो फिलिस्टीन्स की क्लास थी, जो ये वर्ग था, वो किनको रिप्रेजेंट करता था? तो फर्स्ट है अरिस्टोक्रेट्स को। तो ये किसको करता था? ये थे बारबेरियन, इनको रिप्रेजेंट करता था, ये इनका समर्थन करता था। द पुअर, गरीबों का, तो ये नहीं होगा। द मिडिल क्लास, तो अभी मैंने बताया जो मिडिल क्लास थी उनका समर्थन कौन करते थे? द फिलिस्टीन्स। वर्किंग क्लास नहीं होगा। 16th क्वेश्चन है द पॉपुलेस क्लास रिप्रेजेंट्स। अब जो पॉपुलेस क्लास थी, थर्ड क्लास थी, जो वो किसको रिप्रेजेंट करती थी या करती है? फर्स्ट है मिडिल क्लास को। तो ये रॉन्ग है क्योंकि मिडिल क्लास को कौन सी क्लास करती है? फिलिस्टीन्स करती है। एरिस्टोक्रेट्स को कौन सी करती है? बारबेरियन। पुअर को इनमें से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि पुअर में ही कौन सी आ जाएगी? द वर्किंग क्लास। पॉपुलेस, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन किनकी थी? वर्किंग क्लास की। ज़्यादा लोग कौन थे? गरीब लोग थे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो पॉपुलेशन से आपको रिलेट करके चलना है, वर्किंग क्लास के लोग। नेक्स्ट देखिए, 17th है द फिलिस्टीन्स आर एसोसिएटेड विद। तो इनको किनके साथ एसोसिएट किया गया है? फिलिस्टीन्स को किनके साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है कॉन्फिडेंट ऑफ देयर प्लेस बट लॉस्ट टच विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। क्या ये इनके साथ जुड़े हुए थे? यानी कि अपनी जगह को लेके बहुत सा अहम था, इनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था, कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे ये अपने स्थान को लेकर कि वे बहुत ऊंचे स्थान पर है, और वे क्या करते थे? लॉस्ट टच विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। और इसी वजह से उनका जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके साथ कोई टच नहीं था। तो ये रॉन्ग है क्योंकि ऐसा किनके साथ था? ऊंची क्लास से कौन जुड़े हुए थे? बारबेरियन जुड़े हुए थे, तो ये नहीं होगा। बी है बिजनेस एंड मनी मेकिंग एंड ओब्लियस टू कल्चर। क्या बिजनेस और मनी मेकिंग क्लास के लोग थे ये, जो कल्चर से भी जुड़े हुए थे? सी है द रो एंड स्टिल नॉट फुली डेवलप्ड। तो ये वे लोग थे जो रो थे, यानी कि कच्चा काम करते थे, एंड स्टिल नॉट फुली डेवलप्ड, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए थे। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, ये भी रॉन्ग है। अब बचा कौन सा? हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बी। फिलिस्टीन्स कौन सी क्लास थी? बिजनेस एंड मनी मेकिंग एंड ओब्लियस टू कल्चर, जो मनी मेकिंग करती थी, पैसा कमाती थी, पर बिजनेस चलाती थी, अपना मध्यम वर्गीय लोग थे जो, और कल्चर से भी ये जुड़े हुए थे। नंबर 18 है द वर्ड फिलिस्टीन्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड फिलिस्टीन्स है जो किन के लिए यूज हुआ है? मिडिल क्लास के पीपल के लिए, यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए फिलिस्टीन वर्ड यूज हुआ है। तो ये वर्ड है जो फिलिस्टीन्स कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो वो होगा फ्रेंच, बी इंग्लिश, सी पर्सियन एंड डी वन जर्मन। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एंड अनार्की इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पॉपुलराइजेशन ऑफ द फ्रेज। अब देखिए जो ये कल्चर एंड अनार्की,
इसको लेकर दो वर्ड जुड़े थे, जो एक फ्रेज बना था जिसके लिए ये वर्क फेमस हुआ था, यानी इस वर्क के लिए फेमस फ्रेज एक बनाया गया था जिसने इसको फेमस कर दिया था, यानी ये कल्चर एंड अनार्की। और किस फ्रेज से पॉपुलराइज हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, तो उस फ्रेज के बारे में हमें बताना है कि इसे और क्या कहा जाता है कल्चर एंड अनार्की को। अ है यानी कि ए है स्वीटनेस एंड ब्यूटी, तो ये रोंग है। ब्यूटी एंड बैडनेस, ये भी रोंग है। फिलोसफी एंड आर्गूमेंट, ये भी रोंग है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्वीटनेस एंड लाइट। कल्चर के लिए यूज किया गया है स्वीटनेस का, अनार्की के लिए यूज किया गया है लाइट का। लास्ट देखिए, अब लास्ट वन है द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट, जो किसके लिए यूज होता था, कल्चर एंड अनार्की के लिए इसको यूज किया जाने लगा था। कल्चर एंड अनार्की जो पोइम है मैथ्यू आर्नोल्ड की, फेमस क्रिटिकल पोइम है ये। तो ये है जो फ्रेज इज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, सबसे पहले ये फ्रेज किसके द्वारा कॉइन किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, संगठित किया गया था। ए है वर्ड्सवर्थ, तो ये रोंग है। बी है विलियम ब्लेक, तो ये भी रोंग है। क्या मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसका फर्स्ट बार यूज किया है, तो ये भी रोंग है। फर्स्ट टाइम इसका मैथ्यू आर्नोल्ड ने यूज नहीं किया था, इसका यूज फर्स्ट टाइम किया था जोनाथन स्विफ्ट ने किया था। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।